संपादकीय डिक्टेशन गति 120 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। वैश्विक बाजारों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन की जटिलता को देखते हुए बात कृषि के भविष्य एवं आवश्यक कृषि सुधारों पर होनी चाहिए थी, परंतु मौजूदा माहौल इसके विपरीत हैं। 4 साल पहले भी किसान कृषि सुधारों से संबंधित 3 कानूनों को ठुकरा चुके हैं। एमएसपी किसानों का अधिकार नहीं है, बल्कि फसल की घटती कीमतों से बचाने के लिए सरकार किसानों को संरक्षण प्रदान करती है। वर्ष 1967 में केंद्र सरकार ने देश में अनाज की कमी को दूर करने और फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी की शुरुआत की थी। वर्तमान की स्थितियां बदल चुकी है। आज देश में खाद्यान्न का अतिरेक है। ऐसी स्थिति में भी सरकार किसानों के हित में प्रतिवर्ष 23 फसलों के लिए एमएसपी को घोषित करती है। सरकार आंदोलनरत किसानों के साथ एमएसपी पर भी गहन मंत्रणा के लिए तैयार है। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने से पहले इसके सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों पर गहनता से विचार कर एक सर्वमान्य हल खोजना होगा। एमएसपी को कानूनी आधार पर तुरंत लागू करने की जिद न केवल अनेक मुश्किलें खड़ी कर देगी, बल्कि इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे समाज पर भी पड़ेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था का जोखिम बढ़ेगा। कांग्रेस इस पर खुश हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भी लोकसभा चुनावों के लिए समझौता हो गया। इस समझौते के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। इससे यही स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपने से बड़ा दल माना। ये दोनों दल हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत हैं, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि पंजाब में कोई समझौता नहीं हो सका। इसका मतलब है कि पंजाब में दोनों दल एक दूसरे को हराने का काम करेंगे और दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्यों में एक दूसरे को जिताने का। यह विचित्र स्थिति कांग्रेस की मजबूरी को ही दर्शाती है। वह इस मजबूरी का परिचय पहले भी दे चुकी है। वह बंगाल में वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है और केरल में उनके खिलाफ। इस बार भी बंगाल और केरल में यही होने के आसार हैं, क्योंकि केरल के वामपंथी नेता कांग्रेस से समझौता करने को तैयार नहीं। आखिर गठबंधन की यह कैसी राजनीति है कि 2 दल कहीं तो मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहीं एक दूसरे के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस जिस तरह 80 में से महज 17 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई, उससे भी उसकी व्यवस्था प्रकट होती है। एक समय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहाँ वह गठबंधन के नाम पर जिस तरह अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ने को तैयार हुई, उससे तो वह अपना जनाधार और अधिक गंवाएगी ही। ऐसे गठबंधन करके और इस क्रम में क्षेत्रीय दलों को बड़े भाई का दर्जा देकर वह अन्य राज्यों में भी अपना जनाधार खो चुकी है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले कुछ अधिक सीटें जीतने भर का है, न कि अपने गठबंधन INDIA के जरिए भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को कोई ठोस चुनौती देने का। यदि कांग्रेस यह समझ रही है कि सपा और आप से समझौता करके वह INDIA को एक शक्तिशाली गठबंधन के रूप में पेश करने में सफल हो जाएगी, तो इसके आसार कम ही हैं।
यह देखना दयनीय है कि जब कांग्रेस को एक राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी मजबूती कायम रखने के जतन करने चाहिए, तब वह सीमित लक्ष्य का संधान करती दिख रही है। इससे तो उसकी राजनीतिक हैसियत और कम ही होगी। कांग्रेस चाहे जो दावा करे, उसने सपा और आप से जैसे समझौते किए, उनसे INDIA को कोई राष्ट्रीय स्वरूप मिलने से रहा। यदि यह गठबंधन बनने से पहले ही बिखराव से ग्रस्त हो गया तो इसके लिए घटक दलों के साथ कांग्रेस भी उत्तरदायी है, जिसने सीटों के बंटवारे के बजाय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अधिक प्राथमिकता प्रदान की। स्टॉप।